जाति के आधार पर जाति के आधार पर किसी भी प्रकार की राजनीति, शैक्षणिक या सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। रणनीति। जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा और आर्थिक स्थिति आधारित नीति का प्रस्ताव। सभी जातियों को एक समान सम्मान सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक समरसता आयोग की स्थापना। जाति आधारित घृणा अपराधों पर सख्त कानूनी कार्रवाई। नंबर 2, ग्राम सभा और मोहल्ला सभा को स्वायत्तता। लक्ष्य, हर ग्राम सभा और मोहल्ला सभा को वित्तीय, प्रशासनिक और नीतिगत स्वायत्तता देना। रणनीति, ग्राम मोहल्ला स्तर पर बजट आवंटन और व्यय का अधिकार। स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास योजनाओं पर सीधा निर्णय अधिकार। स्वशासन अभियान का आरंभ। नंबर 3, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून। लक्ष्य, जनसंख्या स्थिरीकरण द्वारा संसाधनों का न्यायसंगत वितरण। रणनीति, 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी सुविधाओं में सीमितता। जनसंख्या नियंत्रण को संवैधानिक प्राथमिकता देना। जन जागरूकता और परिवार नियोजन पर विशेष मिशन। नंबर 4, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक बनाना। लक्ष्य, हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। रणनीति, कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति। सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क। जन शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा अधिकार अधिनियम का प्रारूप। नंबर 5, भ्रष्टाचार पर कठोर अंकुश। लक्ष्य, प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक भ्रष्टाचार का पूर्ण उन्मूलन। रणनीति, जन अदालतों की स्थापना। लोकपाल लोकायुक्त को संवैधानिक शक्ति देना। घोषणा पत्र उल्लंघन और घोटालों पर 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने की रोक। नंबर 6, परिवारवादी राजनीति का खात्मा। लक्ष्य, राजनीति में योग्यता और जनसेवा को प्राथमिकता देना। रणनीति, एक ही परिवार में एक समय में एक जनप्रतिनिधि। चुनाव में पारिवारिक पृष्ठभूमि छुपाने पर अयोग्यता की सिफारिश। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य बनाना। नंबर 7, एक समान नागरिक संहिता यूसीसी। लक्ष्य, सभी नागरिकों के लिए समान कानून। रणनीति, यूसीसी का चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन। धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नताओं के सम्मान के साथ एक रूप न्याय प्रणाली। नंबर 8, अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं, पीरों, पादरियों के खिलाफ कार्रवाई। लक्ष्य, वैज्ञानिक सोच और विवेकशील समाज का निर्माण। रणनीति, अंधश्रद्धा विरोधी कानून लागू करना। ढोंगी बाबाओं और फर्जी बाबाओं पर कठोर दंड। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य। नंबर 9, स्वदेशी और सहकारिता का संवर्धन। लक्ष्य, भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और ग्रामीण आधारित बनाना। रणनीति, स्वदेशी उत्पादों पर टैक्स छूट। सरकारी खरीद में प्राथमिकता। सहकारी संस्थाओं को सब्सिडी, प्रशिक्षण और बाजार व्यवस्था। एक जिला एक उत्पाद अभियान का सशक्तिकरण। नंबर 10, बेरोजगारी। लक्ष्य, 10 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार सृजन। रणनीति, ग्रामीण रोजगार आधारित उद्योगों का निर्माण। डिजिटल कृषि और निर्माण क्षेत्र में रोजगार मिशन। नंबर 11, गरीबी और असमानता। लक्ष्य, 2035 तक 60% गरीबी उन्मूलन। रणनीति, न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय। स्वयं सहायता समूहों को ऋण और बाजार सुविधा। नंबर 12, शहरी झुग्गियों और असमान विकास। लक्ष्य, शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करना। रणनीति, झुग्गी पुनर्विकास योजना। मोबाइल स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सेवा केंद्र। नंबर 13, जल संकट। लक्ष्य, हर गांव में और शहर में जल प्रबंधन व्यवस्था। रणनीति, ग्राम जल समिति द्वारा संचालित जल स्रोत प्रबंधन। वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य। नंबर 14, कृषि संकट। लक्ष्य,
कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाना। रणनीति, कृषि लागत जमा पचास परसेंट एमएसपी की कानूनी गारंटी, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा। नंबर 15, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 60% कमी, महिला पंचायतों और मोहल्ला रक्षा समितियों की स्थापना, कड़ी सजा और फास्ट ट्रैक अदालतें। नंबर 16, न्यायिक विलंब, प्रत्येक केस का 3 वर्षों में निपटान, न्यायालयों की संख्या और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, ई न्याय प्रणाली का विस्तार। नंबर 17, डिजिटल असमानता, ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना, प्रत्येक पंचायत में डिजिटल केंद्र, मुफ्त डिजिटल शिक्षा अभियान। नंबर 18, जन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक बनाना, हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श हेल्पलाइन। नंबर 19, बाल मजदूरी और बाल अपराध, बाल मजदूरी मुक्त भारत, बाल मजदूरी मुक्त भारत, हर स्कॉट बच्चे के लिए शिक्षा व पुनर्वास गारंटी, बाल अपराधों की त्वरित न्यायिक प्रक्रिया। नंबर 20, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और पर्यावरण संकट, सतत विकास की ओर उन्मुख राष्ट्र, स्थानीय समुदायों को वन जल जमीन पर अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा को संविधान के भाग के रूप में जोड़ना, गुण कर्म पुरुषार्थ आधारित कृषि केंद्रित विकास। यह लक्ष्य पत्र केवल वादों का संकलन नहीं बल्कि भारत को जनता का भारत बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्ध योजना है। हम जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, असमानता को समाप्त कर स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वराज की भावना से भारत को पुनर्गठित करेंगे। ये 20 सूत्री कार्यक्रम है और इसको आपको भेज भी दिया है, कुछ जिनको नहीं मिला है उनको हम भेज देंगे दोबारा। अब इस कार्य को करने के लिए हमने तय किया है कि जो पार्टियां इस गठबंधन से जुड़ेंगी उनके लिए हमने शुल्क रखा है 2000 रुपये मासिक, और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसके लिए 1000 वो इसमें देगा और 1000 अपनी पार्टी के उसमें फंड में देगा। इस प्रकार ये हमारी योजना बनी है और इस योजना को इसको आप ध्यान से आपने सुन लिया होगा। इसमें आप अपना जो मत है वो आप अपना मत आप दे सकते हैं। अब ये इसमें जो हमने जो भारत गठबंधन मंत्री ईच पार्टी कंट्रीब्यूशन 2000 पर मंथ एंड ईच भारत गठबंधन पार्टी कैंडिडेट कंट्रीब्यूशन 1000 पर मंथ। उसमें 25% रिसर्च एंड एडवाइजरी और 25% ट्रेनिंग एटसेट्रा, 25% बलदेव जी, कार्यालय। बलदेव जी, हाँ जी जी। अभी सबसे पहले क्रम से चलते हैं। ये जो 20 सूत्रीय बिंदु दिए गए हैं इन पे हाँ जी सभी लोगों की राय शुमारी जरूरी है। इसमें से कुछ चीजें अच्छी भी निकल के आएंगी और हाँ जी हाँ जी जितने भी हमारे साथी हैं जो भी हैं अभी, तो जो आपने पढ़ के सुनाया है उनको रिटर्न वाला भी मैं भेजने की सभी को प्रयास कर रहा हूँ कि सभी को मिल जाए। और हाँ जी वो उसको पढ़ के अगर उसको उनको लगता है कि इसमें कुछ सुधार अभी हो सकते हैं तो वो किए जाएं। वैसे इस पे अभी तक करीबन 70 लोगों का सुझाव लिया जा चुका है और आप लोग भी देंगे तो उसको भी जोड़ लिया जाएगा। वो मैं ठीक भेज है। दूंगा और अभी जो आपने सुना है उसके आधार पर आप अपने राय रख सकते हैं। हमारे सबसे पहले मैं श्री जी से शुरू करूंगा कि ये जो 20 बिंदु हैं इनमें से अगर कोई आपको इररिलेवेंट या कोई अप्रासंगिक या कुछ ऐसा लगता है कि छूट गया है तो उसके बारे में बताएं। श्री जी। मैं जरूर पूरा अध्ययन करने के बाद ही मैं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास लिखित रूप में नहीं है जी। लेकिन सुनते समय मेरे बारे में ये विचार आ रहा था कि गठबंधन के लिए तो एक हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं कि ऐसा 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 होना चाहिए, जी। लेकिन उससे पहले आ जाता है कि जो व्यक्ति है जो जुड़ रहा है, गठबंधन तो बाद में आता है, व्यक्ति हम्म। उसका अपना चरित्र अनुकरणीय हो पूरे समाज के लिए।
उस पे हम लोगों को साथ साथ काम करना है। उसके लिए भी कुछ सूत्री कार्यक्रम बनाना है कि ये कंडीशंस हैं। अदरवाइज अभी बिल्कुल तक ठीक, का यही हुआ बिल्कुल है, ठीक। अभी तक का यही हुआ है कि लोग आते हैं, अपना कुछ निहित स्वार्थ होता है, जब तक वो पूरा होता है तब तक साथ रहते हैं, फिर उसके बाद चल देते हैं। तो जी उसके लिए हम बिल्कुल लोगों सच को थोड़ा बात है। गहराई में जाने की जरूरत है, बिल्कुल और जल्दी नहीं है। ठीक। जो काम सदियों से नहीं हुआ है, एक सदी और लग जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हो तो इतना ठोस हो कि जैसे अभी लगता है कि फलां एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वो फेल हो गया, लोग डरने लगे, जैसे आंदोलन से या नई नई पार्टियों से या जो कुछ भी है। तो हम ऐसा काम करें हम्म, कि अजर अमर हो, कुछ जनरेशन तक चल सके। दिस इज माय एडवाइस। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे अन्य साथी हैं आ, आ, शशिकांत सिंह जी पटना से जुड़े हुए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया है, कई पार्टियों में रहे हैं, और गोविंदाचार्य जी के मतलब विशेष तौर से जुड़े हुए हैं। तो राजनीति की अच्छी समझ है। अभी ये जो भारत गठबंधन का जो ये प्रयास है, ये राजनीतिक सामाजिक दोनों है, और ये प्रयास ये किसी एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों के लिए है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि ये जो पार्टियां हैं, ये जो मूल मुद्दों से भटक कर और केवल राजनीतिक मुद्दों पर सीमित रह गई हैं, तो मूल मुद्दों पर आए। तो शशिकांत जी, ये जो अभी बिंदु बताए गए मैं आपको भेजता हूँ, साथ ही साथ भेजता भी जा रहा हूँ। उन पे थोड़ा सा जो आपने सुना है, जो समझ में आया, उस पे थोड़ा सा विचार रखें शशिकांत जी। धन्यवाद। जी, सबको नमस्ते। खासकर अभिषेक जी, आपको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली ये पेपर मेरे पास आ जाता, एक बार मैं थोड़ा सा गो थ्रू होता जी तो मैं सही बात कह पाता। अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा। जी जी, ये पेपर अभी आपको हम उपलब्ध है, ग्रुप में ही हम डाल देते हैं, लिख के डाल जी देते जी, हैं। आप ग्रुप में डाल हाँ दीजिए, मैं देख हाँ, लूंगा। रुकिए, मैं अभी और तुरंत डाल रहा हूँ। तब तक जी आप जी, और अपना विचार रखिए, मैं डाल रहा हूँ। 2 मिनट लगेगा मुझे, आप विचार रखिए। बेसिकली मेरा जो भी विचार हो बिहार के राजनीतिक उत्थान के लिए है। हाँ बिहार हाँ। बिल्कुल देश गिलास के में सारे दूध क्या राज्यों लो से लो अलग क्या है। होता है? गिलास ही तो लाए हैं। लो क्या दूध दे दिए, गिलास में ना देते? हेलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रुकिए, मैं अभी म्यूट कर देता हूँ। ये कहाँ से आया? रुकिए। हाँ, अब नहीं आएगी। तो वही सभी है लोग मेन, अपने को म्यूट कर लें, ताकि सिर्फ एक व्यक्ति बोले और बाकी सब सुने। जी जो सो कॉल्ड सुशासन का जो राज अभी पिछले 20-22 सालों से बिहार में चल रहा है, उसका जी इफेक्ट यही है कि जो नीचे से हम दूसरे थे, अब सबसे नीचे हो गए हैं। अब इसे सुशासन कहेंगे या कुशासन कहेंगे या क्या कहेंगे, अब तो ये तो विचारणीय चीज है। तो हम लोग को बेसिकली क्या है कि 14 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, और किसी को भी राजनीतिक रूप से बूस्ट करने के लिए बिहार ही है। चाहे मिसेस गांधी हो, चाहे वाजपेयी जी हो, ये जो भी जो लोग बूस्ट होते हैं वो बिहार से ही होते हैं। और बिहार हमेशा हाशिए पे चला जाता है। तो इसके लिए एक अलग तरह के से कार्यक्रम करना होगा, क्योंकि बिहार में जो सबसे बुरी बात है और वो है जाति के लेकर के। यहाँ जो वोटिंग जो भी होता है, जो भी पार्टियां यहाँ पर काम करती हैं, सिर्फ जाति विशेष को लेकर काम करती है कि मैं इस जाति से हूँ, इस जाति के काम करूँगा। तो हम लोग को इस पर थोड़ा सा काम करना होगा, बिहार को कैसे हम लोग मुख्य धारा में लाएं। इस बात को तो आप सबको मानना ही पड़ेगा कि बिहार मुख्य धारा में नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी जी। तो इस पर आ, विचार और बाकी बाकी गुणीजनों की बात सुनी जाए, वो लोग क्या राय दे रहे हैं। तो जाति के अलावा भी बहुत एक इसमें विषय है, जैसे एक जनसंख्या का विषय है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, जनसंख्या तो बाकी सारी जो जातियां हैं उसमें थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एक खास धर्म विशेष में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। पता नहीं ये क्या सोच है उन लोग की, गॉड नोज। बट ये चीजें बिहार के लिए में भी हो रहा है काफी तेजी से। और बिहार तो चूंकि कई बंगाल से, फिर बांग्लादेश से थोड़ा सा एडजस्टेंट है, तो ये काफी इफेक्ट बिहार में भी पड़ रहा है। तो जी अभी फिलहाल हम लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हों, फिर जब सत्ता आएगा तो फिर इन सब चीजों को देखा जाएगा। लेकिन पहले राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए हम लोग को उस पर काम किया जाए कि कैसे हम लोग बिहार को, जो आज बिहार में पर कैपिटा इनकम जो है देश के पर कैपिटा इनकम का आधा है, और पिछले 20 सालों में हमारे सुशासन बाबू का यही देन है कि हर आदमी के ऊपर जो कर्ज है 18 गुना बढ़ गया। 18 गुना कर्ज बढ़ा है। आप समझ लीजिए कि जितना जीएसडीपी है उसका 1.2 120%।
यानी कि सवैया हमारे ऊपर कर्ज है। हम कर्ज की अदायगी जो है ना, सूद की अदायगी भी कर्ज लेकर कर रहे हैं, तो इस बड़ा विचारणीय है। इस पर लोग सारे कुछ देश ज्यादा। में ही है। जी जी ये जो कर्ज का है ना, ये सारे देश में कर्ज का है, लोग जी, कर्जा पूरा लेकर के पूरा ही काम चला पूरा रहे हैं। देश ही कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, और ऋणम कृत्वा घृतम पीबत यावत जेत सुखम जेत को चरितार्थ किया जा रहा है। अभी चरवाक जी हैं, जो संत चरवाक हैं, उनका ही सिद्धांत सारे लोग मान रहे हैं कि कर्जा हाँ जी, लीजिए, हाँ जी। घी पीजिए, जब तक जीजिए सुख से जिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 10 सालों में जो अच्छे दिन आएंगे वाली जो सरकार चल रही है, ये पिछले 70 साल में जितना कर्ज लिया गया, उसका 50% 10 सालों में ले लिया गया। जी, हाँ जी। जी। तो ये कौन सा विकास है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। 2014 में 55 लाख करोड़ था, आज 270 लाख करोड़ है। और सबसे बड़ी आधे से बात क्या ज्यादा। है कि छोटे जो लोग हैं, जो लाख 2 लाख के कर्ज में हैं, तो उनके ऊपर तो वारंट है, उनको पकड़ो, उनको टांगो। और जो बड़े बड़े कर्जा लेकर के हैं, वो आराम से बाहर जा करके ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये भी बड़ी विडंबना है। अब देखिए, जुडिशियरी का मामला ले लीजिए, जुडिशियरी में एक से एक भ्रष्ट बैठे हुए हैं। अभी मामला जो दिल्ली का हुआ, जो नोट जलाया गया और उसको इलाहाबाद भेजा गया, इलाहाबाद को वकील ने विरोध किया कि भाई ये इलाहाबाद कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। और मैंने इतनी बेशर्मी से, हम यहाँ कहेंगे कि थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये स्थिति है, कहना ही पड़ेगा। जब जुडिशियरी की ये स्थिति हो, कितनी बेशर्मी से उसको कह रहे कि ठीक है, इसको देखते हैं। 450-500 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, और उसको जलाया जा रहा है। हम एक 10 का नोट जला दें तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, भाई हम देश की संपत्ति जला रहे हैं। और 500 करोड़ रुपया जला दिया, कुछ नहीं। फिर आप उसी जगह पे आज जज ही हैं, आप दिल्ली हाई कोर्ट से हट करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए। पूरा बिहार के जितने डिस्ट्रिक्ट में जजेज हैं, चाहे एडीजे हों या फिर सब जज हों या जज हों, सभी आकंठ डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार की सुरसा जो है ना, मुझे तो बिहार का लग रहा है, हो सब पूरा पूरा देश में है, एकदम जकड़े हुए हैं। कैसे इससे निकलेंगे? सबसे बड़ी बात है कि नैतिक बोध बिल्कुल खत्म हो चुका है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये जो स्लोगन है ना, ये खूब फिट बैठ रहा है आज की तारीख में। पिछले 20 सालों में हम 21वीं सदी में आए हैं, बहुत विकास किए हैं हमने, ऐसा ऐसा चीज कर लिया है जो कि कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन जो सबसे बुरी बात हुई है, नैतिक पतन हुआ है पूरी तरह से। इस पर भी काम करना होगा कि कैसे हम मोरली हाई हों। मोरली हाई ठीक है अभिषेक जी, तो मैं अपनी वाणी विराम दूं, बाकी और गुणीजनों को भी सुना जाए। जी एक बिल्कुल, मेरा आपकी बात अभिषेक सुनकर में एक अच्छा मेरा लगा। निवेदन है। जी जी एग्जिस्टिंग सिस्टम में बहुत सारी बुराइयां हैं और हम सब लोगों को पता है। अगर उसी के बारे में हम डिस्क्राइब करते रहेंगे तो हम लोगों को इनफाइनाइट टाइम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल धीरे से बिल्कुल। उसको मानते हुए कि सबको हमको पता है हम क्या करने जा रहे हैं कि वो बुराइयों का हाँ, समाधान ये निकल क्लियर सके, होना उस चाहिए, पे ये हमको क्लियर ध्यान होना चाहिए कि हम किस किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है। मूल बात तो यही है। बाकी तो कमियां तो है ही, कमियों की चर्चा करेंगे तो बरसों लग जाएंगे सिर्फ कमियों की चर्चा करने में। ये वही प्रक्रिया है, ये एजेंडाज का रिकंसाइलेशन है, जी और जी इसमें भी टाइम लगता ही है। जैसे श्री जी ने बोला था कि चीज बेहतर हो चाहे उसके लिए एक सदी और देनी पड़े, तो हम लोग भी कोई ऐसी जल्दी में नहीं है। और नहीं, होना भी नहीं है, चर्चा, जल्दी में होना भी नहीं है। जी जी, जी तो चर्चा चलती रहे। अभी कल डेमोक्रेसी का एक बहुत बढ़िया एक विकल्प लेकर, नौ डेमोक्रेसी का एक विकल्प लेकर आए थे फादर अंजल, लेकिन मैं कल ट्रेन में था और नेटवर्क आ जा रहा था, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाया। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी और बहुत अच्छा लगा। और ये जो नए संगठन बन रहे हैं और नया इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह से नए नए विचारों को, नए नए मॉडलों को लेकर के एक अच्छा संगठन, एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास है। कमियां आती हैं, हर चीज में आती हैं, इसमें भी आएंगी, उसको दूर किया जाएगा। नहीं होगा तो फिर कुछ और नया बनाया जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है। मैं, हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं। मैं संजय समर्थ जी से आग्रह करूंगा कि अभी आपने कुछ लिखा था,
ये जो हमारा ये भारत गठबंधन का जो ड्राफ्ट है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। जो आपके विचार हैं, जो अभी तक आपने सुने, जिन बिंदुओं को आपने ध्यान दिया, उस पे आपकी कुछ राय है, कुछ विचार है, तो वो थोड़ा बताइए। संजय समर्थ जी। धन्यवाद। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा गला पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए बहुत बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए आज क्षमा चाहूंगा। जी जी, ठीक है संजय जी, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में शांतनु जी हैं। शांतनु जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें, अपना परिचय दें, और ये जो विषय पे चर्चा चल रही है उस विषय पे अगर कुछ उनको कहना है तो कह सकते हैं। शांतनु जी हैं। चलिए, शांतनु जी ने अभी अनम्यूट नहीं किया है। राजीव भारत जी जुड़े हुए हैं। ये हमारे राजीव भारत जी से भी मेरा अनुरोध यही है कि अभी तो चर्चा हो रही है कि एक नए भारत के लिए कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हम अपने नव घोषणा पत्र में शामिल करें और सभी पार्टियों से शामिल करवाएं। वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनसे कि आने वाले भारत को बेहतर करने की दिशा में मदद मिल सकती है, उस पर ये चर्चा है। तो राजू जी, शांतनु जी, जी जी राजू मैं भारत जी। अभी किसको बोलना है? 2 नाम बोल दिए आपने अभिषेक जी। जी पहले भाई को बोल लेने दीजिए, मैं शांतनु इसके बाद बोल दूंगा। जय हिंद अभिषेक जी, मैं राजीव भारत। मेरी आवाज आपको सबको क्लियर आ रही है? आ रही है राजीव भाई, बोलिए बोलिए आ रही। जय हिंद अभिषेक जी, सभी साथियों को राजीव भारत की ओर से नमस्कार। साथियों, जैसा कि बहुत चीजें ऐसी हैं कि मेहनत हम बहुत अच्छी करते हैं, जैसा कि दिल्ली का जो एक उदाहरण रहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव का 2024 का, वो एक बहुत अच्छा अपने आप में एक प्रयोग था जो कि बहुत बड़े स्तर पर किया गया। लेकिन उसमें जो सबसे नकारात्मकता का माहौल देखने को मिला, वो हमको देखने को मिला, वो मीडिया की जो भूमिका नहीं रही। क्योंकि इस बात को मैंने उठाया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 जो है, 2025 जो 24 या 25 में विधानसभा कर रहा है, कि वो त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं है, अपितु चक्रभुज रूप ले चुका है। और त्रिकोणीय श्रृंखला में जो तीनों राजनीतिक दल थे उनको चुनौती देता हुआ एक चौथा विकल्प दिख रहा था, जो कि भारत गठबंधन मंच के द्वारा प्रत्याशी को रखते हुए किया गया था और मैनिफेस्टो को रखते हुए किया गया था। तो जो सबसे बड़ी बात आ जाती है, मेहनत कितनी ही अच्छी कर लें, लेकिन अगर हम विकल्प मजबूत ही रखेंगे कि कैसे वो मैनिफेस्टो में रखी गई बातें हैं वो जो सभी मतदाताओं तक पहुंचे, जब तक इस चीज का भी विकल्प अगर मजबूत नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। तो जैसे कि अभी बिहार के चुनाव में आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो बिंदु रखे गए अभी मेरी जानकारी में नहीं है, 20 बिंदु जैसे जी अभी बलदेव जी ने जो साझा किए हैं, वो भी मेरे ड्राफ्ट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उन बिंदुओं पर अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो मैंने सुने हैं वो सारे बिंदु बहुत अहम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है, जो राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, अगर भारत गठबंधन को अपनी एक अलग पहचान दर्ज करनी है संपूर्ण भारत के समक्ष, तो कुछ ऐसे बिंदु राष्ट्र के समक्ष रखने होंगे जिससे कि देश की जनता का सीधा रुझान भारत गठबंधन मंच की तरफ आए। तो वो चीजें भी मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा, चर्चा करूंगा। और हमारा जो राष्ट्रीय मिशन हम सब एक है, वो 100% नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन मैंने एक बात काफी 2 दशक के संघर्ष के बाद में इस बात को मैं लिखने के लिए मजबूर हुआ कि सामाजिक लोगों को राजनीति से इतना दूर भी नहीं रहना चाहिए कि राजनीति समाज पर भारी पड़ जाए या हावी हो जाए। तो अब समाज के सामाजिक लोग भी इस तरफ आए जिससे कि कोई गिला शिकवा ना हो, और अपने शुद्ध ऐसे विचार रखें जिससे कि राजनीतिक रास्ते जो इस देश की भ्रष्ट राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहते हैं उनको बल मिले, उनको ताकत मिले। तो उसी चीज में मेरा सहयोग रहेगा। और मैं एक आश्वासन ही आप सभी से इस बात को कहते हुए देना चाहता हूँ कि बहुत सरल है, जो 77 वर्षों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते हुए जो इस देश का विभाजनीकरण किया गया है, उसको मतलब बिल्कुल जड़ से समाप्त करना बहुत सरल है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन एक चीज साथ के साथ में, जो भारत गठबंधन के कई ग्रुप हैं, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस पे फोकस करना है। तो अभिषेक जी, मेरे को
पर्सनली एक बार वो ग्रुप जरूर साझा कर दो, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं, आप जानते ही, हम जैसे लोग जुड़े हुए हैं। तो किस ग्रुप में मुख्य विशेष नजर बनाए रखना है, जिससे कि मैं आप लोगों का हिस्सा बना रहूं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकूं। अभिषेक जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। मैं सभी का बिंदुवार आपको आ, एक उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहले जो बात आपने की मीडिया की, तो मीडिया का तो हालत ये है कि मीडिया चुनाव के समय में बिल्कुल पैसे का खेल हो जाता है। और हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 किया था। तो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, क्योंकि कुछ लोगों थे उसमें जिनको लगता था कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रचारित हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको उसका वहन किया। थोड़ा सा पैसा हम लोगों ने भी खर्च किया, लेकिन ऐसे ही हो गया वो, क्योंकि हम मीडिया को पैसा दे नहीं सकते थे, हमारे पास था नहीं कि हम दे पाते। तो वो मीडिया तो नहीं हो सकता था। दूसरा जो विषय है कि जो कौन सा ग्रुप है, तो हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि भारत गठबंधन के नाम पे 15-20 ग्रुप बने हुए हैं। उनमें काम किया जाएगा, 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, और भारत गठबंधन का भी स्पष्टीकरण कर देंगे। भारत गठबंधन राष्ट्रीय, और फिर भारत गठबंधन दिल्ली, और भारत गठबंधन उत्तर प्रदेश, इस तरह से बना दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी। तो एक राष्ट्रीय ग्रुप में, और दूसरा जो है जिस प्रदेश में आपका निवास है, तो उसके 2 ग्रुप में आप रह लीजिए, तो आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। ये इस पैटर्न में उसको कर देंगे। और जो मुद्दे आप जैसे साथियों से मिलते रहते हैं, तो उनको जोड़ा जाता रहता है, इनको और बेहतर बनाया जाएगा। अभी जो हमारा दिल्ली का जन घोषणा पत्र है, उस पर भी काम शुरू होगा, क्योंकि वो सभी दलों को दिया गया था, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। बीजेपी की सरकार बनी है, तो उनसे भी प्रश्न किया जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या वो काम कर रहे हैं। तो प्रयास रहेगा। और आर्थिक स्थिति, मतलब कि संगठन को मजबूत करने के लिए जो आर्थिक जरूरतें हैं, उन पे काम करने का कोशिश हो रहा है, ताकि संगठन मजबूती से खड़ा हो। हमें कार्यालय की आवश्यकता है, उसके लिए लगे हुए हैं। और जो बाकी कार्यालय को व्यवस्थित तौर से चलाने के लिए हमारे कार्यक्रम चलते रहे, उनके लिए तो ये सारी गतिविधियां हैं। और पार्टी का ये संगठन का एक दिशा हो, ये सिर्फ राजनीतिक प्रयास नहीं है, और ये सिर्फ गैर राजनीतिक प्रयास नहीं है, ये एक समग्र प्रयास है। बस इतना ही कहूंगा। बाकी धीरे धीरे सारी चीजें आपके समक्ष आती जाएंगी। हमारे बीच में अभी जो हमारे भाई थे, जिनका जिनको बात रखनी थी, शांतनु जी। नहीं, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे। शांतनु शुक्ल जी हैं, लखनऊ से एडवोकेट एसोसिएशन के हाँ, तो साथी हैं। शांतनु जी का नंबर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, लेट मी जस्ट चेक। हाँ हाँ हाँ, शायद हो सकता है कट गए हों किसी कारण से, तो हाँ, जब दोबारा शांतनु जी हाँ, मैं किसी कट पे गए हैं। मेरा आग्रह है निमंत्रित कर लेता हूँ। नरेंद्र स्वदेशी जी से। आप संजय जी, आप थोड़ा सा करिए, लीड करिए। हाँ, नरेंद्र स्वदेशी हाँ, जी। नयन भाई, आइए, अपनी बात कहिए। आज तो तीसरा चौथा दिन है आपकी ज्वाइनिंग का, प्लीज। नरेंद्र भाई, मैं शांतनु जी को एक बार दोबारा से रिमाइंडर डाल देता हूँ। महेंद्र जी, आप नरेंद्र स्वदेशी जी, उसके बाद महेंद्र जी का नंबर रहेगा। जी, नमस्ते, वंदे मातरम सबको। वंदे मातरम जी। अभी आप लोगों की चीजें समझ रहे हैं, थोड़ा सा समय के रहते बात रखेंगे अपनी, और ग्राउंड लेवल पे जो भी चीजें बनेंगी वो फिर करेंगे। गांव साइड से, मैं अभी साइड ही हूँ। जी जी, मैंने असल में कल आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था, पर मैंने सोचा शायद अभी कंप्लीट होना है, तो मैंने उसको डिलीट भी किया था। पर मैं उसको सभी साथियों को दोबारा भेज दूंगा, जो जो संपर्क में हैं। और जैसे राजीव भाई कह रहे थे, उनको ही भेज दिया जाएगा। तो राजीव, भारत जी, धन्यवाद, आपने आज ज्वाइन किया एक शॉर्ट नोटिस पे। और नरेंद्र जी, ठीक है। और नरेंद्र जी, आप थोड़ा देरी से आ पाए, तो बलदेव भाई साहब ने एक पूरी रीडिंग की थी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम अभिषेक जी ने बहुत सारे मित्रों को, करीब 70-80 मित्रों को कंसल्ट करके उसको बनाया है। तो मैं आप सबसे, मैं या हम सभी, मतलब मैं शब्द मुख्य नहीं है, हम सभी
एक दूसरे से साझा कर लेंगे, उसके बाद में हमारी कुछ ओपिनियन फॉर्म होगी। तो अभिषेक जी और बाकी सभी जो ऑर्गेनाइजेशन से उनसे आग्रह हुआ कि हम मिलके एक बार और जब सभी हम लोग वंस वी आर रेडी टू गो थ्रू एबल टू गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, उसको एक बार शेयर कर पाएंगे। तो एक साथी ने कहा भी कि पूरा पढ़ेंगे तो जब कमेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, जी शायद जी श्री जी भाई ने बिल्कुल। कहा था। जी जी, तो उसको शेयर कर लेते हैं। और वो मतलब अभी फिलहाल हिंदी भाषा में कुछ को अंग्रेजी सुलभता होगी तो वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो एंड देन मे बी इन ए डे और टू और वेन एवर टाइम परमिट्स, अभिषेक जी के दिमाग में कुछ शेड्यूल है, उन्होंने कुछ शेयर भी किया है, हम देख लेंगे किस दिन वो फिट हो रहा है। लेकिन सातों दिन कुछ ना कुछ, या तो ट्रेनिंग, हाँ जी, या तो ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है या आपस में शेयरिंग कार्यक्रम चल रहा है, और कुछ एक्सपीरियंस हम लोग आपस में बांट रहे हैं। तो वंडरफुल, थैंक यू स्वदेशी जी कि आपने ज्वाइन किया है। यदि शुक्ला जी आ गए क्या, मैं चेक करूं, मैंने उनको कॉल तो किया था अभी, शायद जी वो जी आ गए होंगे। अच्छा, जी जी, शांतनु मैं हूँ शुक्ला जी, सर। यदि आप आ, जी जी हाँ हाँ, यदि आ गए हैं तो शांतनु भाई थोड़ा अपनी बात आप जितना भी सुन पाए हो, और बहुत जी जी अच्छे वक्ता हैं शांतनु जी, आगरा में, वर्धा जी महाराष्ट्र में, और लखनऊ में ये एडवोकेट एसोसिएशन और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों के साथ में युक्त हैं। अभी आपने उड़ीसा में बहुत बड़ी पदयात्रा की डेमोक्रेसी के संदर्भ में, रियल डेमोक्रेसी एट द जी ग्रास जी रूट, उस अनुभव को भी 2 4 5 मिनट यदि साथियों को बताएं। आज जी मुझे जी। लग रहा है यदि कुल 5 मिनट 5 6 मिनट में अपनी बात रख पाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, और फिर एक दिन हाँ आपको नहीं नहीं, पूरा मैं, सुनेंगे। हाँ मैं इसे कम में रख दूंगा। नहीं नहीं, रखिए उड़ीसा। रखिए, 5 मिनट तो रखिए भाई। हाँ हाँ ठीक ठीक। जी एक तो ये कि जो जितना भी काम हुआ है, मैं एक निवेदन करूंगा। मैं इतनी देर से चूंकि बातें सुन रहा था, इसलिए जी जी। जो काम जो भी है वो बहुत ऑपरेशनल मोड में हो, तो क्योंकि चिंतन और सोच विचार काफी हो चुका है, और कुछ ऐसा बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिंतन करने लायक या एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचार करने लायक चीजें अब नहीं बची हैं। जितने विचारक हम लोग एक्शन। के बीच में बैठे हैं, काफी लोग, हाँ, तो उसमें सीधे सीधे ऑपरेशनल मोड देख लिया जाए कि हमें करना क्या है। जी ओके। और इसलिए चूंकि ये जब मैंने साउथ की तरफ जाके काम किया या नॉर्थ की तरफ भी जाके काम किया, उत्तराखंड में काम किया, उड़ीसा वाले क्षेत्र में 18 दिन रह के जब काम किया, वहां पर भी जितना ऑपरेशनल मोड है उतना तो आकर्षित करता है और उसका रिजल्ट आता है। लेकिन जब ये होता है कि उड़ीसा के हालात ऐसे हैं, कंट्री के हालात ऐसे हैं, ये हर आदमी जानता है। रिक्शे वाले को भी पता है कंट्री के हालात कैसे हैं। वो जीडीपी और एनपी के तर्ज पर बोल नहीं पाता, हम बोल देते हैं, बस इतना फर्क है। बाकी मालूम उसको भी, उसको मालूम है दाल कितनी महंगी हो गई है, दूध कितना महंगा हो गया है। तो इसलिए अगर ऑपरेशनल मोड में, बिल्कुल सीधे सीधे ऑपरेशनल मोड में कि करना क्या है, अगर इस एंगल पर बात हो जाए तो हम लोगों के पास सीधे सीधे एक टास्क होगा। और इसके अलावा उड़ीसा वगैरह में तो जो काम हुए, ये जो हम लोग जो गए, पूरा विजिट किया, वो पूरा पूरा मतलब ट्राइबल एरिया की स्थिति तो ऐसा लगता है जैसे, मतलब देखने पे ऐसा लगता है जैसे कुछ थोड़ा बहुत काम छोड़ दीजिए तो कुछ हुआ ही ना हो। और शहरों की स्थिति देख जी के ऐसा लग रहा है कि कुछ होने लायक ही नहीं है। गांव तो जैसे हैं, अगर वैसे बने रहे तो ही गनीमत है। इतना अब तो ये समझ में आता है, डेवलपमेंट तो मतलब बड़ा खतरनाक सिचुएशन लेके आ रहा है। और हम लोगों के यहाँ दो सिचुएशन ऐसी है जो, जिस पर मैं कहूंगा कि अगर हम लोग चिंतन कर लेते थोड़ा सा, तो एक शिक्षा है, एक स्वास्थ्य है। ये दोनों ही बड़ी बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। शिक्षा पर तो बहुत अच्छा संजय शर्मा साहब बोल पाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफी उस एंगल पर काम किया है। और स्वास्थ्य पर तो पहले से जानता हूँ। लेकिन ये दो इम्पैक्ट ऐसे हैं जो बहुत बुरे हैं। और अगेन बिल्कुल एग्जीक्यूटिव मोड क्या है वो ही इंपॉर्टेंट है। बस मुझे इसके अलावा और कुछ ऐसा बहुत विशेष नहीं कहना है। नहीं नहीं, मैं हम लोग तो आज थोड़ा सा, चूंकि ये थोड़ा शायद मेरी त्रुटि थी, मैंने पहले ही समय सीमा तय कर दी, बट जी नेवरदिलेस जी आपसे हम एक दिन आपका जो एजुकेशन पे एक्सपीरियंस है और उड़ीसा पदयात्रा पे आपसे या फिर चितरंजन भाई से किसी हाँ से हम बिल्कुल पूरा बिल्कुल। सुनना चाहेंगे, वो डेमोक्रेसी में जो एक हाँ एक्सपेरिमेंट रहा भाई। जी जी ठीक है, तो बिल्कुल वंडरफुल, बिल्कुल। थैंक यू आपने ज्वाइन किया। बीच में भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, बहुत अनुभवी साथी हैं आप और ठीक बहुत ठीक ठीक। कुशीले हैं। जी धन्यवाद। ना ना जी ना जी। ना, तारीफ नहीं है, ये जो रियलिटी है दूसरे सभी साथियों को। प्रदीप भाई, आज आपने शायद कुछ कहा नहीं है, कुछ यदि आप कहें, और कल आप कविता कहना चाह रहे थे और मेरी फिर से त्रुटि हुई थी कि मैं लास्ट में आपको रिक्वेस्ट नहीं कर पाया। तो यदि कविता आपकी इस डेमोक्रेटिक प्रयास से युक्त है, से ओतप्रोत है, तो अवश्य अपनी बात आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और कहिए, आप कृपया कहिए, खुल के आइए और कहिए सामने। प्रदीप भाई, ओमरम संजय जी भाई साहब, और वीडियो अभिषेक वीडियो वीडियो ऑन कीजिए साहब, जनाब।
वीडियो ऑन करें तो आपका ये- सुंदर चेहरा तो दिखाई दे भाई साहब। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का प्रेम है अपना, ये अच्छा लगता है, परिवार का प्रेम है। लगी अभिषेक जी भाई साहब और आपने, संजय जी भाई साहब, एक अच्छा परिवार की दिल से करिया जुड़ा रहे हो। श्री जी भाई साहब और अनुभवी है, श्री जी अंकल, और आपका आशीर्वाद प्रेरणा मिल रही है। अब मैं आज के पॉइंट पे आता हूँ, और कविता और बाद में ले लेंगे, जैसे आप फ्लो छोड़ोगे उस समय बोल लूंगा। अभी मुख्य मुद्दे पर बात चलता हूँ। मैंने आज, में कहते हैं ना निष्पक्ष शासन, तो मैं थोड़ा अनुभव कर रहा हूँ, मैं मेरे जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, तो जो पॉलिटिकल जो चीज हो रही है, नैतिकता, प्रामाणिकता और जो कार्य योजना और उसके धरातल पे परिणाम, और जब ये शांतनु ने जो बात कही थी वो कितनी अच्छी लग रही है, उसमें भी ये चीजें सब समाहित में कर रहा हूँ साथ में भी, कि उसमें ये चीज हमारे यहाँ पे क्षेत्र है, हमारा बोरा और मखना क्षेत्र है, ये 10 किलोमीटर की लाइफ लाइन है हमारा क्षेत्र। जैसे आप नोएडा और दिल्ली ले सकते हो उदाहरण के रूप में, वैसे हमारी 10 किलोमीटर लाइफ लाइन एरिया है। यहाँ पे क्या होता है कि कभी बीजेपी का आता है विधायक, कभी कांग्रेस का आता है, और नगर पालिका और में होता है। पर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, आज इतने वर्ष हो गए, हमारा पूरा मार्बल क्षेत्र हो रहा है, तो इतने आते हैं और आते हैं, अभी तक भी इस राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा क्षेत्र उभर नहीं पाया है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो गांव की जो लाइफ लाइन है, जो मुख्य सड़क है, उसका अभी तक निर्माण जो सही तरीके से होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। स्थानीय राजनीति कुछ न कुछ कारण बिंदु वगैरह जुड़ जाते हैं। तो हाँ, तो उस वजह से क्या होता है कि जो चीज सही होनी चाहिए वो चीज सही नहीं हो पा रही है, और राजनीति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण होता है, जो चिंतन होता है। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि होता क्या है, जब जरूरत होती है तो घुस जाते हैं, अपने स्वार्थ उल्लू सीधे करो, मजे करो, वह कोई कुछ नहीं करना, और करना है जो चलने दो। तो वो चीजें जो ये दृष्टिकोण आ रहा है, अभी जरूरत होती है जब तक तो ठीक है, अपना काम हो गया फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हो रहा है जो हो रहा है। परंतु वो चीजें जब तक आप अभी जिस लेवल पे हो और आगे उस लेवल पे एमपी बन गए, विधायक बन गए, कुछ भी बन गए, जो भी आप स्तर पे आ गए, जहां पर भी आ गए, उसमें नैतिकता, प्रामाणिकता का जो स्तर है, जो आप शुरुआती दौर में था, वो ऊपर के लेवल पे आ रहे हो, तो वहां तक वो स्तर रह रहा है। एक तो ये चिंतन हो। दूसरा, कार्य योजना सिर्फ ऐसे नहीं हो कि जैसे मेरे किसी का निंदा, आलोचना, राग द्वेष का नजरिया नहीं है कि आपने जो 20 बिंदु बनाए, हो सकता है 40 बिंदु हो, 10 बिंदु हो, 15 बिंदु हो, कुछ भी बने। और मैं श्रीजी अंकल की बात को भी इसमें समाहित ले रहा हूं कि कुछ भी बने, समय कितना भी लगो, परंतु उसमें ये चीज हो कि कार्य प्रणाली का सुंदर, सुनियोजित और उसका अच्छा आधार बने और अच्छे रूप में आए। सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो अभिषेक जी भाई साहब ने भी कहा था, हालांकि आलोचना नजर ही नहीं है, कि हम मीडिया वाले आए थे, वो ज्यादा मांग रहे थे और हमने थोड़ी सी लिमिटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, वो नहीं, अपन गुड़ है। मेरा चिंतन बता रहा हूँ, किसी की कटास का मैं नजरिया नहीं है, राग द्वेष का नजरिया। अपन गुड़ है, अपना काम अच्छा है, और अपन अगर कोई नू रीरा है तो अपन को जरूरत क्या है, अपने आप ही लोग आएंगे, अपने आप ही देश जुड़ेगा और अपने आप ही अपन को होंगे। आज इसको मैं मेरे ऊपर ही नजरिया देता हूँ, मैं आध्यात्मिक साहित्यकार हूँ, मेरे स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होती है तो मेरा आना जाना नहीं होता है, तो क्या, और मेरे वर्षों से मैं यहाँ पे 2-3 साल है, थोड़े दूसरे कारण भी हो रहे हैं, तो मेरा आना जाना से घर से बाहर से नहीं हो पाता है। तो क्या इस चिंतन से क्या मेरी उपयोगिता कम हो गई? क्या लोग मेरे को नहीं जानते? क्या लोग मेरे को नहीं समझ पाते? क्या लोगों का दृष्टिकोण मेरे प्रति बदल गया? नहीं, परंतु जो चीज मैं हूं वो तो दिख ही रही है ना, वो तो सामने आ ही रहा है। वो चीज कैसे हो रही है? क्योंकि मेरे राग द्वेष की भावना नहीं है, आध्यात्मिकता का एक अलग, में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को रख रहा हूँ कि मेरे को मेरे नाम की बुक नहीं है, मेरे को लेखन से संतुष्टि चाहिए, उस दृष्टिकोण का इसमें ये साथ में आध्यात्मिक स्तर इसमें समाहित हो। कार्य जरूरी होता है, समय के हिसाब से सब चीजें चाहिए, आवश्यकताएं होती है और मूलभूत उसमें जरूरतें भी होती है, समय के हिसाब से परिवर्तन भी होना चाहिए, पर साथ में ये भी जुड़े और उसका स्तर ये रहे। सिर्फ ये नहीं हो कि आज तो उसको एग्जाम्पल के रूप में राग द्वेष की भावना नहीं है। बलदेव जी भाई साहब, आज तो जरूरत हुई, जब तो जुड़ लिए, आज सांसद विस्तारक बन गए, राज्यसभा एमपी और बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो उनका स्तर बदल गया। वो चीज नहीं हो, और अपना जो कार्य प्रणाली है, नैतिकता है, सिद्धांत है, वो सदैव रहे, तो दुनिया के सामने रोल मॉडल पे आए कि नहीं, बलदेव जी तो शुरू में थे वैसे ही है, आज भी वो इस स्तर पे है, तो वो उस स्तर पे ही है। वो स्तर ही स्थिरता, नैतिकता, प्रामाणिकता और कार्य प्रणाली की सुंदरता,
वो रहे, वो मेन इंपॉर्टेंट है। बिंदु आप कितने बना लो, 20 बना लो, 10 बना लो, 30 बना लो, 40 बना लो, वो दृष्टिकोण नहीं है। दृष्टिकोण है कार्य प्रणाली की सुंदरता, उसका आचरण और उसका सुनियोजित प्रबंधन और उसका सामने आना। अगर ये चीज सब सुंदर होगी तो आगे से आगे राय मिलती जाएगी और उसे आगे से आगे काम होगा और अंगुल से मिट्टी बन के जो अपना उद्देश्य है उसको अपन प्राप्त करेंगे। ये मेरा एक चिंतन है। ओम हरम। प्रणाम सभी बड़ों को। ओम हरम। हाँ, धन्यवाद बहुत प्रदीप जी। शायद मैं सुन नहीं पाया, क्या आप एक बात रिपीट कर सकते हैं? आप कौन सी जगह में लोकेटेड हैं अभी, कौन से जिले में और कौन से राज्य में भैया जी? मैं डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में हूँ और बोरावड़ मेरे गांव का नाम है। डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट अभी नया बना है 1.5-2 साल से, संजय जी अंकल। और बोरावड़ मेरे गांव का नाम है। और जो मैंने भी एग्जांपल अभी आपको मैंने यहाँ का ट्रू बताया है, जो हमारी लाइफ लाइन सड़क का एग्जांपल दिया है शुरू करके बोरावड़ मकराना की, जो अभी तक भी है ना, ये लाइफ लाइन सड़क है। तो जैसे मेरे बीमारी की स्वस्थ है तो मेरे को मकराना भी जाना होता है तो बाई कार, तो 1 किलोमीटर से ऊपर तो मेरे को बाई मोटरसाइकिल तो जाना ही नहीं, बाई कार जाना। बाई कार भी जाएं तो उसमें रोड खराब पड़ी है तो उसमें झटके लगते हैं पाँव में, बीमारी के हिसाब से वैसे कंफर्टेबल नहीं है। अभी तक भी इतने वर्षों में वो काम सुंदरता से सुनियोजित नहीं हो पाया है। ये इसमें बात को मैं साथ में ये शुरू किया था और साथ में अपनी सारी बात ली थी, ये बात थी। ओम हरम। ये हरियाणा या राजस्थान कहाँ पड़ रहा है सर? राजस्थान में। हाँ जी, ये हाँ जी, मेरा वही नागौर ख्याल जिले में था पहले हमारा गांव, पहले जी, जी। नागौर जिला में था। नागौर जिला से कट होके डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट 1.5-2 साल से बना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहाँ भीलवाड़ा में भी अभी कुछ एक प्रयोगशाला पे कुछ कार्य शुरू हुआ है, वो मैं आपकी नॉलेज में से मैं दूंगा। और हाँ। धन्यवाद, आपने आज खुल के बात की, हमें काफी प्रसन्नता है। और लास्ट में आप याद रखेंगे कि वोट ऑफ थैंक्स जब भी होता है, आप थोड़ा आके अपनी कविता, जो कि मैं निश्चय समझता हूँ वैलिड होगी, उस पर अपनी वो शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। महेंद्र द्विवेदी जी, आप मेरे ख्याल से आज आपका तृतीय दिवस है यहाँ जुड़ने का, और शायद टॉपिक समझ संजय जी, पाए। तो उनका जिन भाई साहब साथियों का ने, नाम क्या है? संजय हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ भाई जी साहब का जी नाम वैसे, क्या है? उनका नाम क्या है? अच्छा, ये जो थे, ये प्रदीप भैया थे राजस्थान से, अच्छा, राजस्थान से प्रदीप भी। मकराना, जीणवाना मकराना। बहुत बढ़िया। तो एक मिनट, मैं जो साथी जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या जिनके पास हम पहले शेयर नहीं कर पाए, मैं मुख्य बिंदु जो कि अभिषेक जी द्वारा कंसल्टेड करी, जैसे मैंने 70-80 साथियों से, तो भारत गठ उन बिंदुओं को मैं मोटा मोटी एक बार फटाफट 3-4 मिनट में पढ़ दे रहा हूँ अपनी स्पीड पे, थोड़ा सा नियंत्रण करते हुए। भारत गठबंधन नवनिर्माण निर्माण संकल्प पत्र पर जो 20 मुख्य समस्याएं और उनके समाधान हेतु लक्ष्य हैं। नंबर 1, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जो कि देश को तोड़ रहा है साथियों, उस पे उन्होंने कुछ समाधान सुझाए हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। नंबर 2, ग्राम सभा और मोहल्ले सभा को स्वायत्तता एंड हाउ वी कैन हैव डेमोक्रेसी अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड। एंड नेक्स्ट है कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि एक नेचुरली देश में आज प्राथमिकता होनी ही चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को, नंबर 4 है शिक्षा और स्वास्थ्य को पूर्णतया निःशुल्क एवं सार्वभौमिक बनाना, बहुत सुंदर एक प्रस्ताव आया है। नंबर 5 पे है भ्रष्टाचार पर कठोर अंकुश। चलिए मिलजुल के लगाते हैं, ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं, जो कि हमारे प्रदीप भाई कह रहे थे। नंबर 6 पे है परिवारवादी राजनीति का खात्मा। बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि खात्मा करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से बढ़ रही है, उस पर कैसे किया जाए। धन्यवाद अभिषेक जी। नंबर 7 पॉइंट है एक समान नागरिक संहिता। ये मैं ही समझूंगा जो ये है, ये पॉलिटिकल जो सोकल्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कहने का मतलब ये होगा कि सभी के लिए एक ही नियम हो। शायद उससे प्रेरित है तो उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और उसमें फिर हम चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु पे जरूरत होगी तो एक एक वर्कशॉप करेंगे यहीं पर। नेक्स्ट है, और फिजिकल मीटिंग पे भी, जो कि हमारे कर्नल साहब कहते हैं, आज शायद वो नहीं ज्वाइन कर पाए। नंबर 8 बिंदु दोस्तों है अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं, पीरों, पादरियों के खिलाफ कार्रवाई। बहुत जबरदस्त बिंदु है। नंबर 9 है स्वदेशी एवं सहकारिता का संवर्धन। नंबर 10 है बेरोजगारी पर नियंत्रण, उसका उन्मूलन। नंबर 11 है गरीबी और असमानता और दोनों का उन्मूलन। नेक्स्ट है शहरी झुग्गियों और असमान विकास। काफी जुड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको स्पष्टता के लिए अलग अलग। जल संकट बहुत जबरदस्त एक पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 13 पे है। 14 पे है कृषि संकट। 15 पे महिलाओं की सुरक्षा। 16 पे न्याय विलंब। आप ये मत सोचिएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है, दिल से अभिषेक भाई ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को साथियों कंसल्ट करके लिखा है, तो उनके बेसिकली प्रयोग और प्रयास के लिए धन्यवाद। नंबर 16 पॉइंट है न्यायिक विलंब, इससे बहुत सारी जनता मार खा रही है। डिजिटल असमानता, जो कि आने वाले समय में असमानता ना हो, ये बहुत सारी असमानता को जन्म देगी, इसे अभी से वी हैव टू कैच इट इन द बड। नेक्स्ट इज जन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पे नेक्स्ट बिंदु है 19वां नंबर है जन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। ये शहरीकरण के साथ बहुत जबरदस्त रूप में खासकर मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा उभर के आया है, तो इस पर भी टैकल करेंगे हम लोग मिलजुल के। बाल मजदूरी और बाल अपराध 19वें बिंदु के रूप में, इसको तो करना ही चाहिए, सालों साल से हम लोग कसम खा रहे हैं देश में।
इसको करना बहुत आवश्यक है। नंबर 20 है प्राकृतिक संसाधनों की लूट और पर्यावरण संकट और इन पर रोकथाम। तो बहुत सुंदर एक संकलन किया है, उसमें कुछ और सब पॉइंट्स भी हैं, छोटे छोटे और बिंदु हैं। कृपया इनको हम सबके साथ शेयर कर लेंगे खुल के। मैंने ये अगेन फिर से मैं एक तरह से मैं अपनी त्रुटि ही मानूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अभी जो ड्राफ्टिंग टीम है, तो अभिषेक भाई ने आज सूचित किया कि नहीं अभी शेयर करने की स्थिति में है, तो हम लोग को वैसे इस मीटिंग से पूर्ण करना चाहिए था, पर कर लेंगे, दोबारा भी मिलेंगे और एक एक बिंदु पे मैं समझता हूँ कि लंबी चर्चा होनी आवश्यक है। चर्चा से हम कोई कतरा नहीं रहे हैं, बशर्ते कि हमारी इंटेंशन सही हो। आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत अच्छी इंटेंशन से दोस्तों बनाया हुआ ग्रुप है। धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया है आज के लिए। हाँ जी, महेंद्र भाई, महेंद्र द्विवेदी जी, आप अनम्यूट करके यदि 2 शब्द कहें कि कैसा लग रहा है आपको, तीसरा दिन है आपका इस मीटिंग में, कैसा लग रहा है श्रृंखला, अपनी बात कहें। महेंद्र द्विवेदी जी, यदि आप भोजन ना कर रहे हो, आप 15 मिनट पहले मेरे पास ही बैठे थे। हाँ महेंद्र भाई। जी सर, जी नमस्कार जी सर। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। सर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने सभी बिंदुओं को बड़े गंभीरता से सुना है और ये सभी बिंदु बहुत आवश्यक हैं और इन बिंदुओं पर चर्चा भी होनी चाहिए। मैंने आपसे भी निवेदन भी किया था कि जून माह के सेकंड या थर्ड शनिवार रविवार को जून में एक बृहद स्थिति, जिसमें देश के अनेक सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक मुद्दों पर जो काम कर रहे हैं उनको टीकमगढ़ के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जो भी कार्यशाला रहे, अगर 14 और जी सर 14 और 15 हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हर 15 जून को एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करता हूँ। बहुत बढ़िया। अगर 15 जून 14 और 15 हाँ, आपकी आवाज कट रही है महेंद्र भाई, पर 14-15 जून शनिवार रविवार है मेरे ख्याल से, यदि इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और ये चूंकि हमारे कर्नल साहब और दूसरे साथी एक फिजिकल मीट यानी फेस टू फेस मीटिंग के लिए कह चुके हैं, तो ये सब साथियों को एक तरह से सूचना है, पर 1-2 दिन में आप प्रोग्राम को फाइनल कीजिए, तब इस पक्की सूचना दी जाएगी तो सबको निमंत्रित भी किया जाएगा। उसमें इनफैक्ट ये 20 पॉइंट्स को, जितने भी आपने करीब करीब 100 की संख्या साथियों को, जो कि सामाजिक, राजनीतिक और विकास के क्षेत्र में अलग अलग आयामों पे कार्यरत हैं, उनकी मीटिंग बुलाने का आपने निश्चय किया है। आप साधुवाद आपको हमारी तरफ से, ग्रुप की तरफ से, और जब भी आप बुलाएंगे हम में से ज्यादा लोग उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। ये निमंत्रण जैसे ही फाइनल करते हैं हम फिर संख्या संकलन की तरफ जाएंगे, कौन कौन साथी यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आप शायद कट चुके हैं, आप यदि दोबारा जुड़ेंगे तो अपनी बात कहिएगा। मैंने आपकी बात को, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले मेरे सामने फिजिकल मीटिंग में उपस्थित थे, तो मैं आपकी बात को कह पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जा रहे हैं महेश्वरी पांडे जी, आपका मौन व्रत था कल, अभिषेक भाई तो यात्रा कर रहे थे तो वो समझा जा सकता है। तो महेश्वरी पांडे जी, आप 2 शब्द जरूर कहें, जो 20 बिंदु पे बात रखी गई है। महेश्वरी जी, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, एम आई राइट? अपनी अपने 2 शब्द, अपनी बात कहें महेश्वरी पांडे साहब। मौन रहने वालों में से नहीं है, आपकी बात तो पूरी दुनिया सुनती है। बड़ा अच्छा प्रयास है आपका अपने जिले में। यदि आप तक हमारी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करके बात अपनी कहें महेश्वरी पांडे भाई साहब। थैंक यू। आप आए थे हमारे मतलब हम सबका जो राजेंद्र प्लेस में दफ्तर था, और बहुत तेजस्वी रूप में आपने संघर्ष की अपनी बात रखी थी। कई साथियों को, वो एक फ्री किचन चलाते हैं उनके जिले में, और उसके अलावा बहुत सारे हर सामाजिक मुद्दे को, हर अच्छे सामाजिक, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, जो भी वहाँ पे लोकल पार्टी थी उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ। और नंबर 2 पे आपका कैंडिडेट आया था, नॉर्मल पार्टीज को छोड़ दे। तो बहुत जबरदस्त कार्य है महेश्वरी पांडे जी को, सुनना चाहेंगे हम कभी। आनंद योगी जी, आनंद योगी जी, अंतरंग योगी जी, अंतरंग आनंद योगी जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे। यहाँ सभी साथी बहुत विराट अनुभव लेके आ रहे हैं। राजीव भारत जी, आपका अनुभव भी हम पूरा सुनना चाहेंगे एक दिन पूरा, जो कि आपने ड्राइवर्स एसोसिएशन के बीच में दिल्ली में कार्य किया है, तो पूरा सुनना चाहेंगे। मैं इसको प्लान करवाता हूँ अभिषेक जी से मिलकर। हाँ हाँ हाँ, ये अनम्यूट कर चुके हैं क्या भैया अंतरंग जी? यस यस दादा, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? बाबा नाम नमस्कार। केवलम। बाबा हाँ नाम केवलम। जी दादा, बाबा के दरअसल आशीर्वाद से अपनी जी एक ही विषय पर ब्लॉक एडॉप्शन पर जो काम है, उस पर थोड़ा सा 2 लाइन 5 मिनट में यह बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने जो भी प्राउड के अंतर्गत में आनंद मार्ग के लोगों के साथ जो काम, जितना भी जहाँ जहाँ कोशिश किया, मतलब स्टार्टिंग तो 70 के दशक से शुरू हुई थी, बाद में जितने हर्डल्स हैं आपको पता ही है, लेकिन अभी भी जो जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें एक बहुत मुख्य बिंदु है, जिसमें पता नहीं अभी जो
मैं थोड़ा सा जल्दी में आप बोल रहे थे तो मैं पकड़ नहीं पाया कि हर समय में ये गुरुकुल वाली जो बात है वो उसको मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि गुरुकुल में जो 5 चीजें हैं, जो जैविक कृषि, ग्रामोद्योग और योग, आयुर्वेद, गौशाला, इन सबों को साथ मिला करके गुरुकुल जो होता है, और वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ उसको चलाने के लिए गांव को स्वावलंबी बनाया जाता है। और दूसरा चीज जो गांव में जो ब्लॉक लेवल तक हमें काम करने की जरूरत है कि जब हम किसान को हम जब उद्यमी बना रहे हैं तो वह उद्यमी किसान जब ग्रामोद्योग चला रहा है, जो एफपीओ पर भी चर्चा हुई इस पर कि हम लोग एफपीओ के प्रोजेक्ट को अगर ले लेंगे साथ में तो ये और आसान हो जाएगा ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे। एक ब्लॉक को अगर हम लोग अडॉप्ट करके स्वावलंबी बनाते हैं तो उसमें हमें यही करने की आवश्यकता है कि जो रॉ मटेरियल्स का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे कि मैं गया था छत्तीसगढ़, कई गांवों में गौठान परियोजना जो चल रही थी, तो वहां पर हमने ये देखा कि वहां पर भी फॉर्च्यून का तेल या आटा वहां पर गांव में पहुंच जाता है, जहां पर कि अगर हम वहां तेल घानी का परियोजना लगा देंगे तो उसके बाद वो तेल बेचेगा कैसे? तो ठीक है ना। तो इसीलिए नेबरहुड वाला जो कल का कॉन्सेप्ट आया था हमारे श्री भाई का, है ना, वो बहुत अच्छा है कि इस तरह से हम लोग स्वावलंबी बनाते हुए हम लोग उनको काम करेंगे, और उस तरह से कोऑपरेटिव फॉर्मेशन करके हम लोग ब्लॉक लेवल पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि हमने एक कविता लिखा भी था इस पर, कच्चा माल होगा जहाँ उद्योग लगेगा वहाँ, तो इसलिए उस पर यह काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे करके हम काम करेंगे, जिसमें कि आध्यात्मिक धरातल पर काम करने के द्वारा शुरू होता है कि स्पिरिचुअल मॉरल सोल्जर्स जो होते हैं, आध्यात्मिक नैतिकवान लोग जो ध्यान साधना योग करके अपने शरीर मन आत्मा को इस तपस्या में लगा करके काम करते हैं, जिसमें यम नियम का पालन करते हुए उनके मन में भोग से ज्यादा योग और सेवा भावना का कर्तव्य परायणता होता है। तो यह इस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं, और बहुत मुझे लगता है कि एक ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम से हम स्वावलंबी ब्लॉक्स बनाते हुए रेप्लिका मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ हाँ, धन्यवाद। आप श्री आनंद मूर्ति जी की और प्राउड से संबंधित बातों को विभिन्न अंशों में लाते हैं। मैं बस आपको अश्योर करना चाहूंगा कि गुरुकुल और से संबंधित जो स्वावलंबन और शिक्षा के कार्यक्रम है उनको सब बिंदुओं को इस ड्राफ्ट में लिया गया है। तो मैं तेजी से इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि शुरू में मीटिंग में शायद आप किसी कारणवश शायद ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उस वक्त आदरणीय हमारे बलदेव राजपूत जी ने उसको पढ़ा था, तो इसलिए मेरे पास कम समय मेरे को अलॉटेड था कि मैं जब उसकी दोबारा सेकंड रीडिंग कर रहा था। सब जो साथी देर इससे आ पाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक ना एक दिन क्यों ना प्राउड पे आपको सुना जाए, प्राउड फिलॉसफी एक ना एक दिन का, एक दिन तो कम ही बोल रहा हूँ पर कम से कम एक दिन तो सुना ही जाए। तो दादा उसकी भी तैयारी करेंगे, आपको वैसे तैयारी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि प्रेजेंटेशन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड लेट्स सी कौन कौन से साथी बचे हैं। संजय समर्थ जी, गला कैसा है आज? आएंगे सबके सामने? यदि गला ठीक हो गया हो तो कृपया अनम्यूट करके, आपको कैसा लग रहा है, आगे कैसे विचार मन में बन रहे हैं। माफी चाहता हूँ कि आपकी कॉल को मैं कॉल बैक नहीं कर पाया हूँ, सबके सामने ही माफी मांग लेता हूँ, पर आप बहुत सुंदर नो सबको प्रॉब्लम विचार शेयर कर रहे हैं। जी जी, आइए समर्थ नो साहब। प्रॉब्लम सर। मेरी जी आवाज जी सुन सर। के आपको पता लग रहा होगा कि अभी तक मेरा गला पूरी तरह से दुरुस्त जी नहीं जी हुआ है। मैंने जी पहले भी निवेदन किया था, जब अभी मुझे पहले कहा गया था तब भी मैंने निवेदन किया था कि मुझे आज बोलने में सही सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आज मुझे क्षमा करें। ये मेरा प्रिय विषय था, मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन इतनी एक बात लिखने की जरूर सोच रहा था कि हम अगर राजनीति करना चाहते हैं तो वो राजनीति की तरह ही करनी पड़ेगी, तभी हम चुनाव में सफलता के बारे में सोच सकते हैं। तो और जी इससे ज्यादा अभी कुछ कहूंगा तो फिर और मेरा गला और ज्यादा खराब हो रहा है, मुझे अनुमति नहीं दे रहा, हम आपको इसलिए ज्यादा क्षमा परेशान नहीं चाहूंगा। करेंगे, हाँ, हम आपको परेशान नहीं जरूर। करेंगे। लेकिन संजय समर्थ जी, ये बहुत अच्छा है कि आपने एक जो नॉर्मल पॉलिटिकल विषय पकड़ा है, जो बलदेव जी और अभिषेक जी और हम सभी साथियों के काफी नजदीक है अलग अलग रोल्स में, उसको आपने पकड़ा हुआ है। आप अपने खूंटे से हिल नहीं रहे हैं, ये बहुत सुंदर बात है। तब एक एक खूंटा पकड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। यू कैन लीड अस इन दिस, एंड जो कि इनफैक्ट पार्ट ऑफ द प्रपोजल जो आपने मुझे भेजा था, बहुत बहुत बढ़िया, उस पर बात करेंगे। और फिर से क्षमा चाहते हुए कॉल बैक नहीं कर पाया हूँ, पर हम शीघ्र जुड़ेंगे और डिटेल बातचीत कर आपके प्रस्ताव पे करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
आपका, और नरेंद्र जी ने कह दिया है, प्रदीप भाई ने कह दिया है, आचार्य जी ने कह दिया। गोपाल प्रसाद जी, आई एम सो सॉरी, आपका हाथ उठा हुआ था इतनी देर से, और मेरे से गुस्ताखी कैसे होगी कि मैं आपको बुलाना भूल गया। भैया डांटना मत, थोड़ा सा प्रेम से जय माता की अपनी बात कहिए। गोपाल प्रसाद जी। जी, सबों को प्रणाम। अरे आ, वीडियो तो खोलिए, आपका सुंदर चेहरा, तो हम जोशीला चेहरा देखना चाहेंगे, हमें जोश बढ़ जाता है। हाँ 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 हाँ। तो जोश, जहाँ तक हर तरह के हर तरह की नहीं, जोश बढ़ाइए, आपका चेहरा दिखाइए, तभी तो आएगा ना पूरा नेताजी हमारे कैसे। आइए। बीवी की तो नहीं आ रहा है वीडियो, क्या बात है, कुछ नाराजगी है? यस यस यस, जी। इस ऑलमोस्ट कमिंग। या अभी क्या, हाँ हाँ, ये है ना, अंधकार से प्रकाश में आ गया। ओके, प्लीज देखिए, प्लीज। सारी बातें तो आप लोगों ने, विद्वान वक्ताओं ने कह ही दिया है। अब इस जी जी महफिल को थोड़ा सा मैं अलग मोड़ पे ले जाना चाहता हूँ। जी और जी जी। मैंने सोशल मीडिया से कुछ जानकारियां इकट्ठा की है, तो उसकी जो चंद चीजें हैं वो आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। आज एक लाइन मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था, जो राजनीति को धंधा समझते हैं उनके लिए देश एक बाजार है। तो एक तो मैंने ये पढ़ा है। दूसरा मैंने पढ़ा, जब कश्मीर में आतंकवाद पर लगे फंसने तो जाति जनगणना लगी दिखने। क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये दूसरा है। और तीसरा है, देशभक्त का कर्तव्य है कि वो अपने देश की रक्षा उसकी सरकार से करे। ये थॉमस पेन ने कहा है। तो ये भी मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा। और अब जो है, अपनी जो दिल की बात है और ये जो विषय है, उसको एक कविता में मैंने देखा है वो भाव। तो वो कविता जो है आप लोगों से मैं साझा करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है, हाशिया हाशिए पर ना हो। ये मंजुल जी भारद्वाज जी हैं। अभी अभी रूबरू तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे मित्र बन गए हैं, मुंबई के हैं और रंगकर्मी हैं। उनका लिखा हुआ है, तो वो मैं आपसे मैं उसको दोहरा रहा हूं। मजदूरों की पुकार हो, धर्मांधता, सामंतवाद, पूंजीवाद, शोषण, अन्याय और समानता के खिलाफ यलगार हो। पहाड़ तोड़ने वाले, जमीन जोतने वाले, समुद्र का सीना चीर कर तूफानों को रोकने वालों का श्रम रोटी का मोहताज न हो। दृष्टि स्पष्ट हो, सृष्टि का निर्माण हो। अपनी लड़ाई किसी को ठेके पर देने की बजाय आत्मनिर्माण का संकल्प हो। इनकलाब का आगाज हो, हर सपना साकार हो। सम्यक समता न्याय की पुकार हो। एक हाथ नर का, दूजा हाथ नारी का, लिंग समानता उसका आधार हो। हे विश्व के मजदूरों, तुमने भाषा, क्षेत्र, देश और भेष को पाटा है। वसुधैव कुटुंबकम के नारों नारों संकल्पनाओं को साकार किया है। तोड़ा है गुरूर सत्ताधीशों का, बारंबार लाल लहराया है। हर बार लाल के लिए कुर्बान। ये माटी की संतानों, अब होशियार, सजग और सचेत होकर पूछो उनसे ये सवाल। मजदूरों के नाम पर साम्राज्यवादियों से लड़ने वाले खुद साम्राज्यवादी कैसे हो गए, ताकि हाशिया हाशिए पर ना रहे। हर जोड़ जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे जीतेंगे की भीड़ में, ढोने वाले, ढकेलने वाले, नारा लगाने वाले जिस्म की छवि को बदलना होगा। सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारियों को आत्म में झांकना होगा। व्यवस्थागत क्रांति के साथ आत्म क्रांति करनी होगी। चिंतन, विचार, स्वराज का आत्मोदीप जलाना होगा, ताकि हाशिया हाशिए पर ना रहे। तो ये बहुत बढ़िया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा ये जो विषय है, इस विषय के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कविता आप लोगों को सुना करके अपनी जो वेदना है, वेदना है, विषय है, उसको मैं उसी तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा थैंक यू आशय सो समझ मच। गए होंगे। बाकी बाकी जितने बिंदुओं को अभिषेक जी ने और संजय जी ने जो समराइज किया है, और जो हम लोगों का पहले से ऑलरेडी एक्सरसाइज भारत गठबंधन के डिफरेंट कार्यक्रमों के दौरान जो हम लोगों ने समुद्र मंथन किया है, उसका सुपरिणाम आगे आने वाले समय में लोगों को दिखेगा, ऐसा हमें विश्वास है। चाहे वो बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का हो, हम इसके लिए पूरी तैयारी के साथ मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब दूसरों को तैयार करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया, आपने सबको जोश से भर दिया। गोपाल भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें ऐसा मन में भावना आ गई, हमने कह दिया। श्री जी के पास जाते हैं। श्री राय साहब पुणे से जो जुड़े हुए हैं साथी, लगातार जुड़े हैं। धन्यवाद श्री, फॉर बीइंग विद अस फॉर ऑल द डेज दैट हेल्प्स इन टुगेदरनेस। श्री जी लास्ट में, धन्यवाद शर्मा लास्ट की जी। तरफ जा रहे हैं। जी जी जी, अपनी बात अवश्य कहें। वीडियो जरूर देखना जी चाहेंगे, हम बड़ा प्रेरित होते हैं आपकी वीडियो देखकर। धन्यवाद। अभी अभी मैं थोड़ी देर वीडियो से बाहर ही रह के बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं, हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है सब। तो करीब करीब सब विद्वानों ने जो शेयर किया है उसी को एक सूत्र के रूप में मैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन के द्वारा जीत के जनप्रतिनिधि बनने का सोच रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं, एक अच्छा जनप्रतिनिधि। तो मेरा सलाह यह है कि जीतने के बाद जो हम करना चाहते हैं वो हम जीतने से पहले ही अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने छोटे स्केल पे करना शुरू कर दें। इसीलिए कल हुआ था कि अगर हम एक नेबरहुड पार्लियामेंट भी 30 फैमिली का बना लें, 30 बच्चों का बना लें, तो वहां पे हम क्या जी क्या कर सकते हैं पहले ही अपने क्षमता में देखें कि बिना किसी बाहरी सपोर्ट के हम 30 फैमिली क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट एक छोटा सा चीज कर सकते हैं कि आपस में तय करें कि हम में से कोई भूखा नहीं सोएगा किसी भी कारण से। बहुत बढ़िया। फिर इसको एक्सटेंड करते करते हम हर एक ग्राम में एक भोजनालय इस तरह का बना सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जरूरी, जिसके घर में आज चूल्हा नहीं जलता है, वो वहां पहुंच के खा सकता है। अभी जैसे शांतनु भाई साहब ने बोला था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कुछ चीजें जो हैं हम जिसके ऊपर निर्भर करते हैं उसके गुलाम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे शिक्षा का ही ले लीजिए। हर गांव में स्कूल है। स्कूल की जमीन किसकी थी? हमारी थी, मतलब गांव वालों की थी। स्कूल में जो टीचर आता है वो तनख्वाह कहाँ से मिलता है? गांव वालों के टैक्स से ही मिलता है। बच्चे किसके हैं? गांव वालों के हैं। लेकिन अब वो गांव वाले निर्भर हो गए हैं कि टीचर आएगा, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देगा, तब हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे, अदरवाइज भगवान भरोसे। हम सब मिलके जो जो कर सकते हैं, हमारे गांव में बहुत अनएम्प्लॉयड लड़के हैं, उनको हम रास्ता दे सकते हैं, उनकी समृद्धि बढ़ा सकते हैं, उनको उद्यमी बना सकते हैं, पार्ट टाइम उनसे हम शिक्षा भी। तो इस तरह से बहुत सारी हम अपनी छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये काम हम ग्राम सभा लेवल पे करेंगे, ये हम नेबरहुड सभा लेवल पे करेंगे, ये हम ब्लॉक लेवल पे करेंगे। गवर्नमेंट से फ्री होके एक अच्छा जनप्रतिनिधि कि बिना इलेक्शन जीते हुए भी मैं जनप्रतिनिधि का काम कर सकूं, उस पर थोड़ा थोड़ा सा काम किया जा सकता है। समय मिले तो और खुलासा करूंगा। और एक खास चीज इसमें होती है कि जहां मैं रहता हूं वो मेरा गांव अपना हो जाता है। लोग हो सकता है मेरा कहना ना माने हर चीज के लिए, तो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। शर्मा जी मेरे पास आ गए, मैं गोपाल जी के पास चला गया, गोपाल जी शांतनु जी के पास चले गए, आपस में। कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है, इसका बड़ा अच्छा अनुकरणीय उदाहरण मिल जाता है। थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं, समय था, आप यदि 2-3 मिनट और लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है, ऐसा कोई। संजय जी, अब हमें जी लगता जी है कि अगले 3 से 4 मिनट में हमें अपना ये चर्चा को विराम देना चाहिए। जी जी, कुछ चीजें हैं जिनको मैं बोलना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। हर कार्यक्रम का एक विषय होता है, और वो जी विषय जो होता है वो विषय में पूर्व के कार्यक्रम जो हो चुके हैं उनके जो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। ये जो आज का विषय था, देखिए, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, और सभी अपनी समझ से बंधे होते हैं। जिसकी जितनी समझ है उतना ही समझ वो सोचेगा, जो सोचेगा वही बोलेगा। तो आ, ये अगर हमें एक सिस्टम के तौर पे देखते हैं तो सिस्टम में हर चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पर। या इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस इकोसिस्टम में भी हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर मछली की भी जरूरत है तो उसमें वहाँ कछुए की भी जरूरत है। तो ऐसे ही सिस्टम में राजनीति की भी जरूरत है तो सोशल वर्क की भी जरूरत है। सोशल वर्क की जरूरत है तो वहाँ पर स्पिरिचुअल सोल्जर की भी जरूरत है। स्पिरिचुअल सोल्जर की जरूरत है तो इकोनॉमिकल वॉरियर की भी जरूरत है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की भी जरूरत है और लीगल एक्टिविस्ट की भी जरूरत है। टेक्नोलॉजिस्ट की भी जरूरत है और बाकियों की भी जरूरत है, तभी एक सिस्टम बनता है। और सिस्टम में, हर सिस्टम में करप्शन आ चुका, हर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। अगर हमको ओवरहॉलिंग करनी है तो एक होलिस्टिक नजरिए से सोचना पड़ेगा। उसी प्रयास में ये प्रयास किया जा रहा है।
आप हर मीटिंग को उससे जोड़ के नहीं देख सकते। आज की मीटिंग का एजेंडा ये है कि भारत गठबंधन जो एक राजनीतिक दलों का गठबंधन है और छोटे जो स्तर पर स्वतंत्र तौर पे भी राजनीति करते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसको संगठन को ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह मजबूत बनाया जाए और साथ ही साथ किस तरह से हम अपने मजबूत संगठन के द्वारा इन सब व्यवस्था की समस्याओं को दूर कर सकें और इस संगठन को व्यवस्थित तौर पे चलाने के लिए जो हमारे पुराने साथियों के कमिटमेंट हैं उनको लेकर अब हम उस चीज को जमीन पे उतारना चालू कर सकें, क्योंकि हमें दिल्ली का कार्यालय फिर से चालू करना है, हमें अपने कार्यक्रम मासिक कार्यक्रम फिर से शुरू करने हैं, हमें जो है अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से शुरू करना है, हमें क्षेत्रवार रिसर्च करके और वहाँ के लोगों को उनके अनुसार की जानकारी उपलब्ध करानी है और साथ ही साथ जिन लोगों ने ब्लॉक एडक्शन प्रोग्राम में भाग लिया है उनको भी मजबूती देना शुरू करना है। जमीन में चीजें तभी उतरेंगी जब व्यवस्थित होंगी। ऐसे होता ये है कि एक नॉर्मल सी चर्चा तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ दिशा नहीं है तो वो गोल गोल घूमेगी, गोल 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 गोल, और कुछ दिन बाद वो वंडर बन के और अपने को उड़ा के चली जाएगी। आपको सोच बदलने की जरूरत नहीं है संजय जी, आपको समझने की जरूरत है। राजनीति जो होती है वो राजनीति में सभी पक्ष होते हैं। चुनाव लड़ना आपका विषय है, मैं समझता हूँ। चुनाव लड़ने के लिए ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो भी है। और साथ ही साथ अगर इतने ही ज़्यादा सीरियस हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पे मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है यहाँ पर, क्या हो सकता है और बाकी जगह क्या हो सकता है। यहाँ की लिमिटेशंस हैं, उससे निकलना पड़ेगा, बाकी जगह हो सकता है। यहाँ पर एक होलिस्टिक सिस्टम डेवलप करने की प्रयास हो रहा है। अलग अलग वर्गों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे श्री जी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको राजनीति में ही दिलचस्पी है, तो ऐसे लोगों को बीच में सामंजस्य बनाना, उनको आगे ले जाना एक एक विषय है। सभी के अपने सोच है, अपने अनुभव है, अपने कार्यप्रणाली है, अपनी तजुर्बे हैं, तो उनको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन रिजल्ट लाने के लिए क्या जरूरत है कि इन सब्जी में समन्वय बना रहे और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट मेथड्स हैं उनको यूज किया जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि एक दिशा देते रहने पड़ेगी और लक्ष्य तय करते रहने पड़ेंगे। तो अभी अगले 1 महीने के भीतर हम बिहार के लिए करीबन 100 प्रखंडों को फाइनल करने जा रहे हैं और 100 प्रखंड के लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है। वैसे तो बिहार में 535 प्रखंड हैं, 243 विधानसभाएं हैं, लेकिन 100 फाइनल हो जाएंगे। इसमें से 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल में हर प्रमंडल में 10 से 11 प्रखंड आएंगे, जहां पर हम लोग, प्रखंड मींस डेवलपमेंट ब्लॉक्स, वहां पर ये काम चालू हो जाएगा और इसी तरह से यूपी में भी होने वाला है। तो जो लोग जुड़ेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी और उनकी वो होगी, उनकी चॉइस के अनुसार ही ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग में वो जोड़ा जाएगा। अभी ये जो है ये ओवरऑल डिस्कशन के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। स्पेशलाइज टॉक करनी है, उसके लिए हमको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने हैं। वो बनते जा रहे हैं जैसे जैसे हमें लगता है कि अब हमें स्ट्रेंथ मिलती जा रही है। तो संजय जी, जो जो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है, हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में अभी आपको मिलने वाला नहीं है। आपको जो चाहिए वो आप मुझे लिख के दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि ये किस दिन मिलेगा, कैसे मिलेगा, या फिर हमको किस हिसाब से हम आपको उपलब्ध कराएंगे, वो मुझे लिख के दे दीजिए जी। तो मेरा इतना ही कहना है और ये आज की सभा जो है मैं बोलूंगा कि और किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ जी संजय हाँ, जी। मैं अभी अभी अभिषेक जी ने 2-3 बार संजय जी कहा, मुझे समझ में नहीं आया इनका कौन से संजय जी से तात्पर्य है। जी, यहाँ पे 2 संजय जुड़े हुए हैं, संजय समर्थ और संजय शर्मा। तो श्री संजय समर्थ ने अब जो अपनी बात कही थी वो पॉलिटिकल संदर्भ में कही थी, और संजय शर्मा को अभिषेक जी को सहयोग
कर रहे थे ग्रुप संचालन में। तो आज की जो बैठक का उद्देश्य है, अभिषेक जी ने उसको पुनः स्पष्ट किया, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, मतलब हम सबको बहुत फोकस डिस्कशन में धीरे धीरे हमें करना, और सभी बिंदु एक दूसरे के कार्य में ऐड कर रहे हैं, ये मानना और समझना पड़ेगा। उसी कन्वर्जेंस की तरफ हमें जाना है और बढ़ना है। तो और वैसे भी जो अभिषेक जी ने एक ड्राफ्ट सबके साथ शेयर किया है, उसमें 20 बिंदु हैं, और एक एक पर डिटेल बात करेंगे तो और ज्यादा बात बढ़ेगी और सभी अपनी बात कह पाएंगे। तो ये है मेरे ख्याल से लास्ट में चंबल वैली के जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं वो बहुत देर से ज्वाइन किए हैं, तो लास्ट में फिर भी कहना चाहेंगे तो स्वागत रहेगा। और महेश्वरी पांडे जी चूंकि बहुत देर से थे, तो उसके बाद मीटिंग को कंक्लूड कर लेते हैं अगले 2-4 मिनट में। थैंक यू वेरी मच जी। जी कुछ सुन पाए हैं फाइनेंस डायरेक्टर चंबल वैली, मैं उनका नाम नहीं पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि यही लिखा हुआ है। धन्यवाद। और या ठीक है, तो यदि नहीं कह रहे हैं महेश्वरी पांडे जी और डायरेक्टर साहब, तो वापस बलदेव जी आज की मीटिंग को कंक्लूड करते हुए क्या आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे ग्रुप की तरफ से? हाँ। थैंक यू वेरी मच बलदेव राजसूत जी। एक तो जो 20 बिंदु हमने रखे हैं उन पर सब अपना अपना अध्ययन करें, और जब मैनुअल मीटिंग होगी तो उसमें फिर डिटेल में उसको किया जाए, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमको जिनके जिनके ध्यान में और बिंदु हैं उनको जोड़ा जाएगा, और जो लगता है कि बिंदु का आवश्यक नहीं है तो उनको हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा है, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप समय समय पर इस काम में अपना योगदान दीजिए। देश में और अपने देश की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। तो आपका मार्गदर्शन बना रहेगा, आपका सहयोग बना रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। मैं सभा को अब स्थगित करते हैं हम। जी सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी। और इस ग्रुप को यह आश्वस्त करते हुए कि सभी के लिए, जैसा अभिषेक भाई कह रहे थे, कुछ ना कुछ जरूर है, और इन 20 बिंदुओं में भी हम सबके लिए कुछ है। मिलजुल के कार्य करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। कल ठीक इसी समय 8:15 बजे फिर मिलेंगे। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। 2 मिनट रुको तो कविता वगैरह बोल दूं संजय जी, आज्ञा हो तो। हाँ अच्छा बोलिए बोलिए। क्यों नहीं ठीक है बलदेव जी, अंकल जाती है। प्रणाम। आप लोगों ने वही आपने कहा था कि बोल देना, इसलिए मैंने कहा हाँ याद दिला हाँ दूं। हाँ प्लीज 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 बोलिए बोलिए। 2 मिनट में अवश्य जी। हाँ। चलता चल मुसाफिर, रास्ता स्वयं मिल जाएगा, पर मंजिल क्या है यदि कोई न जाने तो रास्ता भटक जाएगा। जिंदगी ये चलती जा रही है, बिना लक्ष्य को जाने तो नहीं मिल सकते हैं सपनों के पैमाने। हर आदमी की जिंदगी में होते हैं सपने अपने अपने, इन सपनों को पूरा करने के न जाने कितने ही तरीके, किंतु सपनों को पूरा करने के लिए किस राह को चुने ये तो है स्वयं की चाह। जितने भी हुए चमत्कार वह बड़े आविष्कार, उन सब में छुपी थी एक चाह, उसी के अनुरूप चलती रही राह। आपके संजय जी भाई साहब के बच्चे हैं, उन्हीं के अनुरूप है। छोटे से बालक ने गिरते हुए सेब को देखकर कर दिया अद्भुत आविष्कार। चंद्रमा तक पहुंचने की चाह ने ही तो राह दिखाई, तभी तो वहां के धरातल पर मानव द्वारा ध्वजा फहराई गई। एवरेस्ट पर जाना हो या सागर की नापनी गहराई, दुर्लभतम चाह ने न जाने कितने आश्चर्य कर राह की शक्ति दिखाई। मानव दिमाग में अनंत शक्ति, उस शक्ति का कितना प्रयोग करें, व्यक्ति के बस की बात। दिमाग में तरंगे वैसी चाहो जैसी, चार रूपी तरंगों को ऊंचाइयों को छूने के लिए जरूरी है सफलता रूपी राह को पहचानना। अदम्य साहस, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास रूपी शक्तियों को साथ में रखना, तब दिन दूर नहीं होगा जब मन चाह का सही राह पकड़कर पूर्ण हो जाना। आखिर मंजिल मिलेगी। अभी बच्चे भी अपन सब भी हैं। आखिर मंजिल मिलेगी। हमारी आदत है सोचने की कि फला काम हम इसी तरह से करते आए हैं, तो इसमें बदलाव क्यों? इसका उत्तर है वो लीक ही पीटते जाने से नई खोज कैसे होती। वही सोच यदि सबकी रहती तो दुनिया आज जहां है वहां कैसे पहुंचती। हमारी ललक होनी चाहिए उत्कृष्टता हासिल करते जाने की। यह यात्रा है निरंतर
जीवन में बढ़ते जाने की, इसके लिए खोलना पड़ेगा बंद दिमाग को, प्रज्वलित करनी होगी बुझी आग को। इस प्रक्रिया में दिक्कतें भी होगी, ठोकरें भी खानी होगी। समझ लें ये एक कीमत है उत्कृष्टता पाने की। योग्यताएं सब में है, योग्यताएं सब में किसी न किसी रूप में है, उन्हें अविकसित से विकसित करनी होगी। झूठे रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी, उसी के लिए दृढ़ मन से सतत प्रयत्नशील रहना है। आखिर मंजिल मिलेगी, आखिर मंजिल मिलेगी। प्रभु राम का जीवन आदर्शों का सोपान, प्रभु राम का जीवन नहीं है मार्ट उच्च आदर्शों की कथा, नहीं है ये आदर्शों के अति की व्यथा। वह धर्म, कर्तव्य और मर्यादा पालन के उच्चतम स्तर की जीवंत कहानी। राजधर्म का पालन करते हुए भी उन्होंने कभी नहीं की मनमानी, नहीं है जिसकी कोई सानी। जब राजा दशरथ द्वारा कैकई को दिए वरदानों के चलते उन्हें राज मुकुट के बजाय हुक्म हुआ जाने का वनवास, तो वे नहीं हुए तो क्रोधित, नहीं हुए दुखी और निराश। वे वनवास के लिए त्वरित इस तरह तैयार हो गए मानो इसी की थी उन्हें आशा। कैकई के प्रति भी उनका मन न तो था प्रतिशोध की अग्नि में जला, और नहीं अन्याय और अपमान का भाव उनके मन में पला। निभाने के लिए उसी क्षण अपने पिता का वचन छोड़ दिया महल और त्याग दिए सभी सुख साधन। उस समय उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था पिता के वचनों का आदर करना, चाहे उसके लिए उन्हें पड़ा बिना किसी दोष को 14 वर्ष के लिए वनवास में महाकष्ट कर जीवन बिताना। उनके जीवन व्यवहार से सीखा जा सकता है यही कि वही व्यक्ति बनता है महान जो संकटों के बावजूद करता है पालन मर्यादा, संयम और धर्म का, नहीं पकड़ता पथ अधर्म का, नहीं पकड़ता पथ अधर्म का। ओम अरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रदीप जी अपना नंबर दे दो सर, अपना नंबर लिखा दो अपना। हाँ अंकल, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। हाँ जी। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम अरम। और सुनना है क्या संजय जी भाई साहब? हमारे पास तो नहीं विशाल नहीं भंडार नहीं है। नहीं, मैंने बालक को इसलिए बुला लिया, मैंने कहा बच्चा भी मेरा नहीं, बेटा कक्षा और 10 में है, सुनाऊं क्या? उसने इसको और इच्छा नहीं तो नहीं एक दो और ठीक है। सुना दूं? ठीक है, अभी हम लोग अगली कविता कल अगली बैठक के लिए रखेंगे। कल बहुत बहुत जो धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम है उसका विषय है एनजीओ और जो सोसाइटीज के माध्यम से, एनजीओज और सोसाइटी के माध्यम से किस तरह से हम अपने को मजबूत कर सकते हैं, अपने को अपने कार्य को, अपने सामाजिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने को आर्थिक रूप से मजबूत रखते हुए। तो इसको बताने के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे सोशल वेलफेयर कमिश्नर श्री महेश चंद्र शर्मा जी। कल का विषय शाम को 8:15 बजे से वो रखेंगे। एनजीओ और सोसाइटीज के माध्यम से किस तरह से हम कर सकते हैं समाज और देश का विकास और अपना विकास, ये विषय। तो आप सभी का सादर आमंत्रण है। और पिछले जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में जिन लोगों ने अपने ब्लॉग्स और अपने क्षेत्र का विवरण नहीं दिया है तो कृपया दे दें, क्योंकि उसमें एक रूल है जो ब्लॉग बताएगा तो उसी को कंटिन्यू करना है, अन्यथा विषय नहीं तय हो पाएगा और फिर काम नहीं हो पाएगा, और ऐसी सूरत में रूल टूटना नहीं चाहिए। तो ये है। और साथ ही साथ एक जो श्री जी के का कल जो नेबर डेमोक्रेसी वाला सब्जेक्ट पर कार्यक्रम हुआ, उसके लिए एक नया ग्रुप बना दिया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और डेमोक्रेसी विषय पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं और ये विषय एक नया है, तो उन सारे लोगों के समक्ष भी रखना है। तो उसके लिए एक नया ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें साथियों को ऐड किया जाएगा। और कल के जो विषय को मैंने बता दिया है। परसों जो है फ्राइडे को हमारा जो कार्यक्रम है वो जैविक कृषि से संबंधित है और जैविक एआईएफ। तो वो किस तरह से जैविक कृषि और जैविक एआईएफ के माध्यम से आप एक बड़ा सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, उस पर है। तो उस पर चर्चा की जाएगी।
ये परसों का है, तो ये अगले 2 दिन के मैंने कार्यक्रम आपको सूचित कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप किसी को विषय है तो संजय अभिषेक जी जी, आप वो करिए। धन्यवाद। नहीं जी नहीं, मैं कह रहा हूँ अभिषेक जी, आप इतना चिंतन कर रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं देश की, और विषय को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, और सभी बहुत रिलीवेंट विषय हैं, किसी को ना भी नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं मैं तो सोच रहा था कि एफपीओ के माध्यम से डेमोक्रेटाइजेशन, और जो श्री और एडविन बोल रहे थे एक है, पर आपने कहा नहीं, सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन रहनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर एडिंग क्लैरिटी फॉर दैट मैटर। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी अभी जुटे हैं, लेकिन आपको फिर कल सुनेंगे। आज समय समाप्त हो गया है, और साथियों से निवेदन रहेगा कि मतलब निश्चित समय में अपनी बात कहेंगे। तो पांडे जी लगातार जुड़े हैं, हम कल आपको और थोड़ा डिटेल में सुनते हैं। तो सभी साथियों का मुझे नहीं लग रहा है कोई छूट रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सुपुत्र की तरफ से भी, जो संजय प्रदीप जी, जी ने बलदेव कविता जी, संजय शर्मा जी, क्योंकि अभी संजय समर जी कई जगह कंफ्यूज हो रहे थे। संजय समर जी, मैं आपसे अलग से बात करूंगा, क्योंकि कुछ हाँ जी, चीजों हाँ पे जी। स्पष्टता भी आनी जरूरी है, आपको भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं संजय शर्मा जी का नाम ले रहा हूँ। संजय शर्मा जी, बलदेव सूद जी और गोपाल प्रसाद जी, अभी मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि आज का जो डिस्कशन हुआ है इसको कैसे हमको करना है, और वो 100 ब्लॉक्स को कंप्लीट करने के लिए कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर थोड़ी बात करनी है, जो अभी पूरी हो नहीं पाई, समय हो चुका है, इसलिए अलग से बात करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। बिफोर वी गो, मैं जैसे कह रहा था कि राजीव भारत जी यहाँ पे अभी उपलब्ध हैं, लेकिन उनका एक प्रोग्राम निश्चय हमें 1-2 हफ्ते में करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त संगठनिक कार्य किया है उन्होंने दिल्ली में, तो मैं आपकी नॉलेज में डालूंगा, उनको फिर से इनवाइट करेंगे, और डेली इनविटेशन है। मैं धन्यवाद अभी साथियों। एक संजय जी जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया। राजीव भारत, मैं अंत में एक हाँ, बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में 25 वर्षों के बाद में एक सही मंच मिला है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं अपनी चंद बातों के माध्यम से बात रखना चाहूंगा कि हम अलग अलग होकर चले मंजिल जो पाने, हम अलग अलग होकर चले मंजिल जो पाने, थक कर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर खड़े हुए, मिले जब हम सभी बीच रास्ते, मिले जब हम सभी बीच रास्ते, तो हम सबने ये जाना, हमारा एक हो जाना ही है मंजिल को करीब लाना। अब आएगी खुद ब खुद मंजिल चढ़कर हमारी चरणों में, क्योंकि अब बनाते जा रहे हैं हम अपनी समझ का पैमाना। बहुत तो सुंदर, ये चंद बहुत चंद सुंदर। शब्द थे। जब कभी, हाँ मैं कह रहा हूँ, जब कविताएं फूटने लगे, इसका मतलब ये समझिए कि दिल जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। धन्यवाद, टुमारो। बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, बलदेव जी, आप जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी जी, कल इसी समय 8:15 बजे, 8:10 पे लॉग इन कर सकते हैं आप। 8:15 ठीक वर्कशॉप शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट विशेस।